नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आपका स्वागत है साहित्य सागर के चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी डिप्टी श्यामाचरण। डिप्टी श्यामाचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में कोई ऐसा हाकिम था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा का कारण कुछ हतोई है था कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी गुनाह थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते कि 4 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुशीन शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूं कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित विनोदार्थ उनके ये चले जाते थे। जब वे लप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदनंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवें। ये सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेजी की भेंट को न गए। वंश, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थीं। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सजनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल जाल सामान्य रखते थे। को पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकैन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला श्मिला, ढीला पाजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दुहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी ये पोशाक शोभा देती थी, उनकी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि अपने घर के मंडलानगत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अद्वांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए, डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजन नौकर रखली थी। महाराजन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक उपभवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का शासन हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का साधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था। उसका विवाह तहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ आ था। मंजली लड़की का नाम सेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभीत का विवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में तनिक भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभीत सीधा सा पत्र भी लिख सकता था। इसलिए वहां से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्ति 9 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3-3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए, तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया। परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं, जितना किसी निरुत्साही लड़के के यमन में शिक्षा रुचित उत्पन्न करना है। प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड प्यार ने उसे पंतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य खुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सबरेहा और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों के जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पंतक के लंबे लंबे पेच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दपर्ण, कंगी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुवामा से मिलने गई हुई थी। वहां उसने वृजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया था कि वह बहुनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा।
इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू: चंद्रा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लालाली के मानने की देर है। बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा। प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का पासंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी विजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोल बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती: ये तो तुम आप ही करो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली: जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वह गीत गाओ। तो तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रमा: मैं इस समय न गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चिताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें, प्याली रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी: तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम। आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पै गुजर, पानी पै गुजर हो। तुम तो श्याम दूध के कुल्हड़ पर वह हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली: बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती, इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती: आओ, हम तुम मिलकर गाए। चंद्रा: कोयल और कौए का क्या साथ? सेती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो वो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसके प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वे रूड़की चले गए तब से चंद्रा यका हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती निंदा क्यों करेगा? कोई तो तन मन से तुम पर रीझा हुआ है। चंद्रा, इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा: तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं। सेवती: अब वही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दवात? सेवती: परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा: बताओ। सेवती: तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा: अच्छा गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना? हंस लेना। सेवती: पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा: न लिखोगी, फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती: तुम्हारी शपथ लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी: तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर हो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर न रुक सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया: आप तो श्याम रखो 2-2 लुगियां, मेरी तो आप ही पै नजर, आप ही पै नजर हो। तुम तो श्याम लुगियां। पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा: अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज? सेवती: नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुना रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख, भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती बोली: कमलू, मुंह मीठा कराऊं तो तुम्हें ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला मूंगा तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा। चाहे शुभ समाचार सुनाओ, चाहे न सुनाओ, आज इस पठे ने यह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती: मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला: तो अच्छा है कि आपने सुनाए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूं। इस पठे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया।
नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पठा तैयार हो तो लाओ, मैं दो दो चौंच हो जाए। ये कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपानिधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपसे अवश्य एक जोड़ होगी और बद कर आज। आगा शेर अली के अखाड़े में बदान ही ठहरी। 50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल, विश्वास मानो सेवती, कबूतर के बराबर था, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था। सारे नगर के बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई। इसने बार बार नचाया और फिर झपटकर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की, ये नीचे आया। चतुर्दिक कोलाहल मच गया, मार लिया मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया, डपटकर जो ललकारता हूं तो ये ऊपर और वह नीचे दबा है। फिर तो उसने कितना ही सिर पटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शेर ने ऐसा दावा कि सिर न उठाने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़िया को। आखिर बगटुट भागा। इसने पानी के उस पार तक पीछा किया, पर न पा सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवायां उड़ने लगीं। रुपये हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारे। सुनता हूं यहां से जाते ही उन्होंने अपने बुलबुल को जीवित ही गाड़ दिया। ये कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो? आगरे वाले की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? भाभी? सेवती दूध के कुल्हड़। कमला और भैया के लिए सेवती 2-2 लुगिया। यह कहकर दोनों ठेका मारकर हंसने लगे। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।